स्टूडेंट, आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 का प्रसंग 3.4 करने जा रहे हैं। इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी होती है उसे हासिल किया। अब सवाल हल करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है, क्या कह रहा है सवाल? आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे ओ ए ओ बी क्या है? त्रिज्या है। इसके ये बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या। ठीक है, नंबर 1। और क्या कहा है? जीवा ए बी, चूँकि जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बराबर, इसलिए नंबर 2, तो कथन 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा हमें? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। ठीक है, नंबर 3। अब त्रिभुज ले लेते हैं। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, कथन 3 से तीनों भुजाएं समान हैं। इसका मतलब यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। बराबर, चूंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप 60 अंश होता है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर 60 अंश होगा। बराबर ना? तो ये सब 60, ये 60 हुआ, 60 और ये 60। तो हमें पहला कोण ए ओ बी बोला था, तो कोण, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हमें 60 अंश प्राप्त हो गया। यह पहले का आ गया मान। ठीक है, उसके बाद यह जो कोण है, कोण ए ओ बी के द्वारा अंतःखंडी चाप कोण है ए बी है। बराबर, तो लघु चाप के माप के बराबर होता है केंद्रीय कोण। तो चाप ए बी का भी मान चाहिए था, तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चाप, मापचाप ए बी बराबर मेजर एंगल ए ओ बी, कारण देंगे केंद्रीय कोण का माप जो होता है संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है, इसलिए मापचाप ए बी बराबर कितना होगा? 60 अंश हो गया। इसका भी मान आ गया। उसके बाद ए सी बी का मान पूछा है। इसका ये जो ए सी बी है, इसके द्वारा अंतःखंडी चाप कौन है? ए बी है। तो अंतर्लिखित लगेगा, तो वो लिखते हैं कोण ए सी बी द्वारा अंतःखंडित चाप ए बी है, आकृति में दिया हुआ है, इसलिए मेजर एंगल ए सी बी बराबर 1/2 गुणे मापचाप ए बी, कारण अंतर लिखित कोण प्रमेय। बराबर है, अंतर्लिखित कोण प्रमेय से हुआ। तो यहाँ पे 1/2 गुणे, इसका मान है 60 अंश, भाग दोगे तो आएगा 30 अंश। बराबर, तो इसलिए
मेजर एंगल ए सी बी बराबर कितना आ गया 30 अंश। इसका भी मान आ गया। अब है चाप ए सी बी। तो आकृति में देखो चाप ए सी बी ये पूरा चाप ए सी बी है और ये चाप ए बी, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा वृत्त बन जा रहा है। तो वो लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मापचाप ए सी बी धन मापचाप ए बी बराबर 360 अंश। कारण लिखेंगे वृत्त का अंशात्मक माप, वृत्त का अंशात्मक माप 360 अंश होता है, इसलिए मापचाप ए सी बी धन मापचाप ए बी का मान कितना आया था 60 अंश है, 60 अंश बराबर 360 अंश, इसलिए मापचाप ए सी बी बराबर 360 माइनस 60 अंश, इसलिए मापचाप ए सी बी बराबर 300 अंश। इस प्रकार से आपका पहला वाला सवाल हल हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, आकृति चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा पी क्यू बराबर है किसके, आर क्यू के। कोण पी एस आर 110 अंश दिया हुआ है, तो बाकी का मान पूछा है। तो पहले कोण पी क्यू आर का मान है, तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय लगेगा। हल शुरुआत करते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, दत्त में दिया है, तो इसलिए मेजर एंगल पी क्यू आर धन मेजर एंगल पी एस आर बराबर 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, इसलिए मेजर एंगल पी क्यू आर धन पी एस आर का मान दिया हुआ है कितना है 110 अंश है, 110 अंश बराबर 180 अंश, यहाँ पे दत्त से। ठीक है, इसलिए मेजर एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 अंश, इसलिए मेजर एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 70 अंश। कितना मिल गया हमें 70 अंश। ये कितना मिल गया हमें 70 अंश मिल गया। आगे मापचाप पी क्यू आर पूछा है। मापचाप पी क्यू आर ये है मापचाप पी क्यू आर, तो इसके द्वारा यह अंतःखंडी चाप है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी एस आर द्वारा अंतःखंडित चाप पी क्यू आर है आकृति में। तो यहाँ पे अंतर्लिखित कोण का प्रमेय लगेगा। मेजर एंगल पी एस आर बराबर 1/2 गुणे माप चाप पी क्यू आर अंतर्लिखित कोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए पी एस आर का मान कितना है, पी एस आर का मान दिया है 110 अंश दिया हुआ है, तो 110 1/2 गुणे मापचाप पी क्यू आर दत्त से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तिरे गुणा कर लेंगे, 110 गुणे 2 बराबर मापचाप पी क्यू आर, इसलिए मापचाप पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 220 अंश। ठीक है, इसका भी मान आ गया। उसके बाद किसका पूछा है, मापचाप क्यू आर का मान पूछा है। पी क्यू आर का मान मिल गया है, क्यू आर का पूछा है। तो आप देख सकते हो कि जीवा कैसी है, सर्वांगसम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा पी क्यू सर्वांगसम जीवा क्यू आर। ठीक है, ये दत्त में दिया हुआ है। भुजा तो वही जीवा है इसकी, तो जीवा चूँकि हाँ
तो जब जीवा सर्वांगसम होती है तो चाप सर्वांगसम होते हैं, इसलिए मापचाप पी क्यू सर्वांगसम मापचाप क्यू आर। कारण देंगे सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। तो मान लेते हैं, माना मापचाप पी क्यू बराबर मापचाप क्यू आर बराबर यक्स अंश। ठीक है, अभी पी क्यू आर मापचाप पी क्यू आर का मान मिला हुआ है, तो पी क्यू धन क्यू आर है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि मापचाप पी क्यू धन मापचाप क्यू आर बराबर मापचाप पी क्यू आर, कारण चापों का योग गुणधर्म बराबर। तो इसलिए यक्स धन यक्स बराबर मापचाप पी क्यू आर का मान मिला है, कितना है 220 अंश, इसलिए 2x बराबर 220, इसलिए x बराबर 220/2, इसलिए x बराबर कितना हो गया 110 अंश। इसलिए मापचाप पी क्यू बराबर मापचाप क्यू आर बराबर यक्स था, 110 अंश मिला है, इसलिए मापचाप क्यू आर कितना आ गया 110 अंश। ठीक है, अब कोण पी आर क्यू बोला है, पी आर क्यू बराबर ना, पी आर क्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो पी क्यू का भी मान कितना मिला हुआ है, इसे नंबर 1 दे देता हूँ। पी क्यू का भी मान कितना मिला है 110 मिला हुआ है, और कोण पी आर क्यू जो है पी क्यू को अंतखंडित कर रहा है, पी आर क्यू पी क्यू को अंतखंडित कर रहा है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो लिखेंगे कोण पी आर क्यू द्वारा अंतः खंडित चाप पी क्यू है, आकृति में दिया हुआ है, तो अंतर्लिखित कोण लगेगा, इसलिए मेजर एंगल पी आर क्यू बराबर 1/2 गुणे मापचाप पी क्यू, कारण अंतर्लिखित कोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए तो 1/2 गुणे मापचाप पी क्यू का मान दिया हुआ है, कितना है 110 अंश है, चाप पी क्यू का मान कितना है 110 अंश, भाग दे देंगे 55 अंश मिलेगा। पी आर क्यू कितना मिल गया 55 अंश, 55। आया समझे? तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला सवाल हुआ हल। तीसरे की तरफ चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज है, आर और एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आर और एन का मान भी पूछा है, तो लिखते हैं चतुर्भुज एम आर पी एन चक्रीय चतुर्भुज है। समझने के लिए छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। सामने आमने सामने का कोण मिल जाएगा, एम आर पी एन, एक ही नाम लिखते समय बराबर एक ही लाइन से लिखना है। तो यहाँ पे आर और एन का मान दिया, ए रहा आर, यहाँ पे है एन। ठीक है, तो समूह कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आर धन कोण एन बराबर 180 अंश, कारण चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान कितना है 5x माइनस 30 13 धन एन का मान है 4x प्लस 4, ये दिया है 180 अंश। ठीक है, तो 5x धन 4x कितना होगा 9x, ऋण है यहाँ पे धन है, घटेगा ऋण का चिन्ह लगेगा, तो 9 बराबर कितना हो गया 180। पक्षांतरण करेंगे 9x 180 अंश धन 9, इसलिए 9x बराबर 189 बराबर।
तो इसलिए यक्स बराबर 189/9 बटे में हो जाएगा, इसलिए यक्स बराबर 9 दूना 18, 9 का 9, यक्स का मान कितना आ गया 21। तो उसने इसलिए कोण आर बराबर 5x - 13 है, तो 5 गुणे 21 - 13 करेंगे तो 92। कोण आर का मान कितना आ गया 92 आ गया। और कोण एन बराबर है 4x + 4, तो 4 गुणे 21 धन 4, 84 कितना आ गया 88। कोण एन का मान कितना आ गया 88। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हल हुआ। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है, आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास आर एस क्या है, व्यास दिया हुआ है, बिंदु टी बाह्य भाग में स्थित बिंदु है, तो सिद्ध करना है आर टी एस। तो पहले बना लेते हैं इसे आर टी एस। ये जो कोण है आर टी एस वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ 90 से छोटा। तो इसे तो एक रचना हम लोग कर लेते हैं, रचना ये कर लेते हैं, यहाँ पे पी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक रचना होगी, रचना रेख एस पी खींचा तथा आर डैश पी डैश टी। ठीक है, ये खींच लिया। अब उत्पत्ति शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला व्यास दिया हुआ है, हाँ का आर एस व्यास है, आर एस क्या है व्यास है, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। रेख आर एस व्यास है, व्यास है ना, तो सीधी सी बात है व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो गया, इसलिए हाँ ये अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त चूँकि अर्धवृत्त में अंतर लिखित कोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है, मतलब 90 अंश है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो ये कितना होगा 90 होगा कि नहीं, इसलिए कोण आर पी एस बराबर कितना हो गया 90 अंश, नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर पी एस जो है त्रिभुज टी पी एस का क्या है बहिष्कोण है। कोण आर पी एस त्रिभुज टी पी एस का बहिष्कोण है। आकृति बराबर ना, बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान जो होता है दूरस्थ अंतः कोणों के माप के क्या होता है योगफल के बराबर होता है, तो वो लिख लेते हैं। इसलिए कोण आर पी एस बराबर कोण पी टी एस धन कोण पी एस टी बराबर दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय से यह चीज़ मिला हमें। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ, हाँ इसलिए ये हो गया 90 कोण पी टी एस धन कोण पी एस टी कथन 1 से बराबर ना, आर पी एस का मान कितना है 90 है, तो 90 लिख लिया। कहने का मतलब ये दोनों मिला के 90 है, तो अर्थात एक अकेला अगर देखूंगा तो 90 से क्या होगा छोटा होगा, तो इसलिए 90 अंश बड़ा होगा पी टी एस और पी एस टी। तो हम लोग क्या ले लेते हैं पी टी एस ले लेते हैं, कोण पी टी एस बराबर ना, पी टी एस बराबर ना 90 से छोटा हो गया, अर्थात 90 लेस देन पी टी एस को मैं आर टी एस लिख सकता हूँ, आर टी एस एक ही
कोण के भिन्न नाम, एक ही कोण के भिन्न नाम। तो इसलिए कोण RTS छोटा हो गया 90 अंश, इसलिए कोण RTS एक न्यून कोण है। बराबर, 90 से छोटा है तो मतलब न्यून कोण है। इस प्रकार से यह सवाल आपका हल हुआ। आया समझ? ठीक, अगला सवाल चलते हैं। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो एक आयत बना लेता हूँ। ABCD आयत है। आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 के होते हैं, वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दत्त चतुर्भुज ABCD आयत है। तो सिद्ध करना है साध्य चतुर्भुज ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। बराबर, उत्पत्ति की शुरुआत करते हैं। चतुर्भुज ABCD आयत है। तो आयत का गुणधर्म, चूंकि आयत के सभी कोण का माप 90 अंश होता है। ठीक है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना हो गया? 90 अंश हो गया। बराबर, अब आमने सामने के कोण की बात कर लेते हैं। तो कोण A धन कोण C किया तो 90 धन 90 बराबर हुआ 180 अंश, नंबर 1। तथा कोण B धन कोण D किया तो कितना हुआ? 90 धन 90 बराबर 180 अंश हुआ। बराबर, तो क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में A धन कोण C बराबर 180 तथा कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। हाँ, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है चक्रीय चतुर्भुज? कारण चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय के विलोम से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय के विलोम से। क्या है चक्रीय चतुर्भुज का विलोम? यह है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं तो वह क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। यदि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होंगे तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आमने सामने के जो कोण है 180 अंश मिले, अर्थात संपूरक हैं, तो यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है आकृति में। पहले आकृति को देख लेते हैं। ये आकृति है रेख YZ और रेख XT जो है वह WXY के शीर्ष बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, मतलब लंब है वह। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इसके ऊपर लंब है मतलब ये भी 90 होगा, यहाँ पे यह भी 90 होगा। ठीक है, उत्पत्ति की शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति, रेख XT लंब भुजा WY, इसका मतलब कोण XTW बराबर XTY बराबर 90 अंश। अर्थात करके XTW को मैं PTW लिख सकता हूँ। PTW बराबर 90 अंश होगा। ठीक है,
इसी प्रकार इसी प्रकार यहाँ पे दिया है, तो ये जो होगा कोण PZW भी कितना होगा, 90 अंश होगा। तो चतुर्भुज WZPT में, जरा आकृति में देखते हैं, WZPT में कोण PTW धन कोण PZW आमने सामने का कोण है 90 धन 90 बराबर कितना हो गया, 180 अंश हुआ, बराबर ना। तो इसलिए चतुर्भुज WZPT चक्रीय चतुर्भुज है। कारण चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय के विलोम से पहला हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, x z t y एक ही वृत्त पर है, ठीक है, z x t y एक ही वृत्त पर है। तो उसके लिए क्या है, ये कंडीशन हम जानते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो कोण x z y या y z y बराबर कोण x t y बराबर कितना है, 90 अंश है। इसका मतलब है कोण x z y सर्वांगसम कोण x t y बराबर। तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों जो कोण हैं, कोण z x z y और x t y दोनों कोण सर्वांगसम है और रेख x y के एक ही ओर स्थित है। तो वो लिखते हैं चूंकि, इसलिए कोण x z y तथा कोण x t y दोनों सर्वांगसम कोण रेख x y के एक ही ओर स्थित है। ये आकृति है, बराबर ना। आकृति में आप देख सकते हो कि ये जो दोनों सर्वांगसम कोण है वह एक ही ओर स्थित है। तो हम एक कथन जानते हैं, क्या है कथन, वह कि चूंकि, वो कथन लिखते हैं, चूंकि किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हों तो वे चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं, बराबर ना। ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स वाई के एक ही ओर दोनों कोण हैं, सर्वांगसम है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए बिंदु एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर स्थित हैं, ऐसे। तो इस प्रकार से यह सवाल आपका हल हुआ, ठीक है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 7वें में कोण NMS का मान पूछा है। NMS ये रहा हल। आप देख सकते हो कि ये जो जीवा है वह वृत्त के बाह्य भाग में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है,
तो जीवाओं के बाह्य, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जीवा NE तथा जीवा SF एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बराबर। इसलिए जीवाओं के बहिर्छेदन प्रमेय से, ठीक है, क्या होगा? कोण NMS बराबर, ये जो दोनों है बहिर्छेदन है, बहिर्छेदन प्रमेय में क्या होता है कि ये जो चाप कोण कट किया है, तो दो चाप पे कट है, तो बड़े वाले इसका जो मान होता है 1/2, बड़े वाला चाप का मान NS ऋण मापचाप EF के अंतर का आधा होता है। तो 1/2 गुणे इसका मान कितना है? 125 माइनस 37 अंश, तो 1/2 गुणे घटाओगे 8, बराबर। इसलिए बराबर कितना हो गया? भाग दोगे 44। तो कोण NMS जो है वह हमें कितना मिल गया? 44 अंश का मिला। ठीक है। अब बहिर्छेदन था, अभी अंत विभाजन है, अंतःछेदन। तो हल जीवा AC तथा जीवा DE वृत्त के अंतः भाग में बिंदु B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इसलिए जीवाओं के अंतःविभाजन प्रमेय से, अंतःविभाजन प्रमेय से या अंतःछेदन प्रमेय से, अंतःछेदन भी बोल सकते हैं इसे, अंतःछेदन प्रमेय से क्या होगा? यह जो है अभी किसका मान है? DC चाहिए, DC मापचाप DC, ठीक है। DC ये है, इसका मान दिया है ABE, ओके। तो लगाते हैं कोण AEB, कोण ABE बराबर 1/2 गुणे मापचाप AE धन मापचाप DC, बराबर ना। ये जो है ABE, ये चाप और ये चाप के योगफल का आधा होता है। तो यहाँ पे इसका मान दिया है, ABE का मान कितना है? 108 अंश दिया है। 1/2 गुणे मापचाप इसका 95 अंश दिया है, मापचाप DC, ठीक है। यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 108 गुणे 2 95 धन मापचाप DC, इसलिए 216 95 धन मापचाप DC, इसलिए 216 पक्षांतर करोगे माइनस हो जाएगा मापचाप DC, इसलिए मापचाप
DC बराबर घटाते हैं 121 अंश हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला सवाल हो गया हल। और इसी के साथ आपका यह जो प्रश्न संग्रह था 3.4 वह हुआ समाप्त। धन्यवाद।